जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज ये भाग 3 है सामाजिक विज्ञान। इसमें आपको 80 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 80 अंक के होंगे। इसमें आपको जो है 71 से लेकर के 150 तक के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, जो बिहार शिक्षक भर्ती में पूछे जाएंगे। और इसमें आपको ये याद रखना है कि इसका जो है भाग 1 और भाग 2 ये दोनों करवाए जा चुके हैं इसकी पहली वाली वीडियो में, और ये आपके सेट नंबर 1 का दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट है। और ये जो है जो हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं ये किरण पब्लिकेशन का है। किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। ये आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें आपको जो है इसी प्रैक्टिस सेट में आपको जो है टोटल 15 सेट देखने को मिलते हैं, और ये सेट नंबर 1 है। इसमें आपको एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी के पैटर्न में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो बिहार बोर्ड सबसे ज्यादा एनसीईआरटी और एससीईआरटी से क्वेश्चन पूछता है। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा करवाए गए क्वेश्चन बहुत पसंद आएंगे। और ये 71 नंबर से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, 70 क्वेश्चन तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपको याद रखना है, और इसके पहले आपको वो वीडियो भी देखना है। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की, ये बताना है। तो सबसे पहले 1632 में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ये पटना में अपना पहला कारखाना स्थापित किया, जो अब पटना कलेक्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। अब ये पटना कलेक्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72। भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम क्या है, ये बताना है। तो भारत में जो यूरोपीय आगमन थे उनके आने का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले तो पुर्तगाली ही आए थे, इसलिए ये दो ऑप्शन, अंग्रेज और फ्रांसीसी। ये तो होगा नहीं, सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आए थे। इसके बाद फिर जो है डच आए, पुर्तगाली, डच, फिर अंग्रेज, इसके बाद लास्ट में फ्रांसीसी। इसका सही क्रम यही हो जाएगा। पुर्तगाली की बात करें तो ये 1498 ईस्वी में आए थे। डच जो है 1605 ईस्वी में आए थे। अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेज जो है 1613 ईस्वी में आए थे। और फ्रांसीसियों की बात करें तो ये आपके 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी शिलालेखों में केवल लिपियां हैं। शिलालेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण है। नीचे दिए गए कोड में सही विकल्प चुनिए। तो जो इसमें सभी शिलालेखों में केवल लिपियां हैं, तो जो 73 है इसमें आपको क्या होगा कि सभी जो शिलालेख हैं उसमें केवल लिपियां हैं, ये गलत है। और नेक्स्ट है आपका शिलालेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण है, तो ये एकदम सही है। शिलालेख जो होते हैं वो कठोर सतहों पर ही उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। सही विकल्प का चयन करना है, तो केवल 2 सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर की गांव आधारित उद्योगों की व्यापक दृष्टि वाली पुस्तक हिंद स्वराज किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज आपकी जो लिखी थी वो थे महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक को लिखा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई थी। जलियांवाला जो बाग हत्याकांड के लिए बनाई गई जांच समिति का नाम क्या था, ये बताना है। तो जलियांवाला बाग के लिए जो है हंटर समिति का गठन किया गया था। हंटर समिति की बात करें तो हंटर समिति जो है 1 अक्टूबर 1919 को 1 अक्टूबर 1919 को इस समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के किस महीने में आरंभ हुआ था? जो भारत छोड़ो आंदोलन था यह 1942 में आपको अगस्त महीने में प्रारंभ हुआ था। ये कब हुआ था? तो इसकी डेट लिख दीजिए, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को ये शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मूर्तिकला की गांधार शैली का किसका मिश्रण था? तो जो मूर्तिकला थी उसका गांधार शैली भारतीय और यूनानी कला इन दोनों का मिश्रण था।
नेक्स्ट है आपका इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? इंडियन एसोसिएशन, तो इंडियन एसोसिएशन के जो संस्थापक थे वो थे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूरोप के किस देश में औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू हुई थी? जो यूरोप था, तो यूरोप के किस देश में ये हुई थी सबसे पहले? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी 18वीं शताब्दी में। ये कब हुई थी? 18वीं शताब्दी में सबसे पहले इंग्लैंड में ही इसकी औद्योगिक क्रांति हुई थी। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 82, गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? तो गौतमीपुत्र जो सातकर्णी थे वो सातवाहन वंश के शासक थे। और इनकी बात करें तो ये जो है एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण राजवंश से रिलेटेड थे, संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा शहर। आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा शहर का निर्माण सिकंदर लोदी ने करवाया था। और ये कब हुआ था? तो आगरा शहर जो था उसका निर्माण 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है आपका 84, 1857 ईस्वी के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम कौन सा है? जो 1857 है उसमें जो है विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम बताना है। ये हो जाएगा आपका सबसे पहले रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। यही इसका सही क्रम है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। रोहिणी, पटना, RPMJ, इतना याद कर रखना है, RPMJ, रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? सती प्रथा ये कब हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। और किसके सहयोग से हुआ था? ये राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ये जो थे इन्हीं के सहयोग से सती प्रथा का अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 86 नंबर, सूची 1 में दिए गए तीर्थ यात्रियों का मिलान की सूची 2 के दिए गए राजवंशों से कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 यहाँ पे मिलान करना है। तो मेगस्थनीज कब आए थे? ये मौर्य वंश। और इनकी एक पुस्तक थी बहुत फेमस थी, उसका क्या नाम था? इंडिका। ये याद रखना है, मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका। फाहियान जो किस काल में आया था? तो फाहियान आपका आया था जो है गुप्त वंश में। फाहियान गुप्त वंश में आया था। और गुप्त वंश में किसके समय में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में आया था। ह्वेनसांग की बात करें तो ये पुष्यभूति वंश से संबंधित है। ह्वेनसांग पुष्यभूति वंश। इसका जो है A2B3C1, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 87, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। बुद्ध और महावीर दोनों ही परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। इसमें पूछे सत्य कथन बताना है। इसमें बुद्ध और महावीर दोनों परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे, एकदम गलत। बुद्ध और महावीर दोनों ही आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे, ये भी गलत। बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे, एकदम सही। ये दोनों जो है कर्मवाद के समर्थक थे। और जो बौद्ध धर्म थे, बौद्ध धर्म जहां अनीश्वरवादी एवं अनात्मवादी था, और वहीं पे जो जैन धर्म था वो आत्मवादी था। इसलिए जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम क्या था? जो मास्टर दा के नाम से विख्यात थे उनका मूल नाम था सूर्य सेन। जो सूर्य सेन थे इनका जो है मास्टर दा के नाम से इनको जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, मथुरा कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? यह बैक्ट्रियाई, पर्थियाई एवं स्थानीय गांधार परंपरा का संगम है। तो पूछ रहे कौन सा सही है? तो इसमें जो है ये सही नहीं है। बुद्ध की प्रतिमा को यक्ष चित्रों की तर्ज पर बनाया गया था, ये भी गलत। यद्यपि बौद्ध धर्म की प्रतिमा बड़ी संख्या में पाई जाती हैं, वैष्णव एवं शैव धर्मों की प्रतिमाएं भी पाई जाती हैं,
इसमें बताना है कौन सा सही है। तो जो है ये आपका यद्यपि बौद्ध धर्म की प्रतिमा बड़ी संख्या में पाई जाती है, ये एकदम सही है। और बुद्ध की प्रतिमा को यक्ष चित्रों पर की तर्ज पर बनाया गया था, ये भी एकदम सही है। यक्ष, ये 2 और 3 सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, जब इबन बतूता भारत आया तो उस समय भारत का शासक कौन था? ये वाला क्वेश्चन अभी पूछा गया था TR1 में कि इबन बतूता कहाँ से भारत आया था। अब इस बार इसमें क्वेश्चन है कि जब इबन बतूता भारत आया तो उस समय भारत का शासक कौन था? तो उस समय जो भारत का शासक था वे थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही इबन बतूता भारत आया था। और ये कहाँ से आए थे? ये आया था मध्य एशिया। मध्य एशिया के माध्यम से यात्रा करते हुए इबन बतूता भारत आए थे। और ये 1333 ईस्वी में भारत आए थे, ये याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह अहमदनगर का एक निजाम शाही सुल्तान था। उसने किताब नवरस नामक एक पुस्तक की रचना की और उसने मजहरनामा जारी किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन कौन सा हो जाएगा ये बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मजहरनामा अकबर ने जारी किया था, ये इसका गलत हो जाएगा। और जो उसने किताब नवरस नामक पुस्तक की रचना की थी ये सही है। वह अहमदनगर का एक निजाम शाही सुल्तान था, ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर एवं राणा सांगा के बीच युद्ध को क्या कहा जाता था? तो जो बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ था उसे कहते हैं खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। नेक्स्ट है आपका 93, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के विषय में गलत है? राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ज्ञानी कवि विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती थी, ये बताना है आपको। इनमें से कौन सा गलत है? ये आपका जो है ये तो सही है, प्राय राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे, ये भी सही है। कई बार राजा स्वयं लिखते थे। ये जिस काल से संबंधित है उस काल के इतिहास के मूल्यवान स्रोत हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था? तो कुशल संगीतज्ञ की बात करें तो वो थे आपके जो समुद्रगुप्त जो है एक कुशल संगीतज्ञ थे। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें वीणा वादक, इसीलिए इनको वीणा वादक के नाम से भी जाना जाता है। और समुद्रगुप्त को क्या कहा, और कौन सा उपनाम है इनको? भारत का नेपोलियन उपनाम से भी जाना जाता है। 95 की बात करें तो निम्नलिखित राजवंशों को सही कालक्रम में सजाइए। सही कालक्रम इनमें से कौन सा है ये बताना है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? मौर्य वंश की बात करें तो ये आपका 322 से 185 ईसा पूर्व तक चला था, BC। और इसके बाद कौन सा आया था? तो इसके बाद आया था आपका कुषाण वंश की बात करें तो कुषाण वंश आया था आपका 1st सेंचुरी BC, ये 1st सेंचुरी BC में आया था। और सातवाहन वंश की बात करें तो यह आया था आपका 1ली सदी ईसा पूर्व से 2री सदी ईस्वी। 1ली सदी से 2री सदी, 1ली सदी से 2री सदी इसका शासनकाल था। और गुप्त वंश की बात करें तो गुप्त वंश का जो शासनकाल था वो 319 से 550 AD, एनो डोमिनी बोलते हैं, AD ईस्वी तक था। तो इसका जो है सही कालक्रम हो जाएगा, सबसे पहले कौन सा आएगा? बा, इसके बाद यही ऑप्शन सही है, बा सा दा, लास्ट में दा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि, अब यहाँ पता है ज्यादातर जो महाजनपद थे उनकी किलेबंदी बहुत मजबूत थी, उसका क्या कारण था? तो उसका कारण था शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहुत मजबूत किलेबंदी कर रखी थी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था? तो इसका जो मुख्य कारण था वो था आपका, उसने मंदिर की वास्तुकला पसंद नहीं थी, ऐसा कोई कारण नहीं है। उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की। ये एकदम सही हो जाएगा। जो गजनी था वो एक बहुत ही मतलब प्रतापी शासक माना जाता है, जो जिसने जितने भी युद्ध किए लगभग बहुत सभी युद्धों में उसने जीत हासिल की थी। और जो ये सोमनाथ मंदिर पर जो लूट है वो उसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित किए सही उत्तर लगाना है। सूची 1 सूची 2, सिंधु स्थल और स्थान। लोथल, लोथल कहाँ है आपका? ये है गुजरात में। और रोपड़, रोपड़ की बात करें तो रोपड़ है आपका, जो रोपड़ है ये हो जाएगा आपका राखी गढ़ी तो हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान और रोपड़ पंजाब में, रोपड़ पंजाब में स्थित है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए और B3 है किसी में, ये देखना है। A4 B3, यही बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है ये बताना है। 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पे बताना है कौन से आक्रमण इसमें सही हो जाएंगे। ये तो सही है। आम्भित या तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया, इसमें बताना है। तो जो है आम्भी ने सिकंदर की सेना, जो तक्षशिला के राजा थे उन्होंने सिकंदर की सेना का स्वागत किया, ये भी सही है। सिकंदर की मृत्यु 322 ईसा पूर्व में हुई थी, तो ये गलत है, क्योंकि सिकंदर की जो मृत्यु है वो 323 में ही हो गई थी। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व अर्थात BC में ही हो गई थी। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है आश्रम और आयु। ब्रह्मचर्य की बात करें तो ब्रह्मचर्य का जो आश्रम था ये आपका था, ब्रह्मचर्य आश्रम था आपका ये जन्म से 25 वर्ष। गृहस्थ की बात करें तो गृहस्थ था आपका 25 से 30 वर्ष। वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास 75 से 100, ये सभी सुमेलित हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रताग्राही कण कहते हैं, क्योंकि ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं, ये जल का अवशोषण करते हैं, इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने के संघनन और प्रक्रिया होती रहती है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सभी कथन सत्य हैं, क्योंकि जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं, ये जल का अवशोषण भी करते हैं और इनके इर्द गिर्द जो हवा के ठंडी होने से संघनन की प्रक्रिया भी होती है। सभी कथन सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो जो दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग होते हैं उनको ब्लॉक पर्वत कहा जाता है, ब्लॉक माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 103, दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलती है, ये कब चलती है? तो ये आपकी चलती है जून से सितंबर तक, जून के माह से सितंबर माह तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तरी पश्चिम भाग घेरा हुआ है? उत्तरी पश्चिमी भाग, तो उत्तरी जो पश्चिमी भाग है ये आपका सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी के द्वारा उत्तरी पश्चिमी भाग जो है घिरा हुआ है बिहार का। नेक्स्ट है आपका 105 नंबर, जब जहाज अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व पार करता है तो उसकी तिथि क्या होती है? जब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम तरफ से पूर्व की तरफ जब आता है वो क्या हो जाता है? वो होगा एक दिन बढ़ जाएगा। जैसे ये इधर ये जैसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, तो जब हम पश्चिम से, ये इधर पश्चिम है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो एक दिन प्लस हो जाएगा, और पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो एक दिन क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक दिन माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें फर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। खेतड़ी जो है ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तो और
निवेली की बात करें तो ये आपका जो है लिग्नाइट, निवेली लिग्नाइट जो कोयला होता है उसके लिए फेमस है। लिग्नाइट एक प्रकार का कोयला होता है। और जादूगोड़ा, जादूगोड़ा जो है यूरेनियम। और कुंद्रेमुख, कुंद्रेमुख की बात करें तो ये आपका लोहे के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर A1V2C4, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है? तो चट्टानों की घुलनशीलता की बात करें तो जो चट्टानों की घुलनशीलता है वो चूना पत्थर क्षेत्र में सबसे ज्यादा घुलनशीलता पाई जाती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आपको हमारा चैनल बहुत ही लाभदायक साबित होगा। और आप इस सेट में आपको टोटल 80 क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं हम। और देख रहे हैं आप जीएस से कितने अच्छे क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन अभी टीआरई 1 में पूछा गया था और टीआरई 2 में भी सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो, यही हमारी कामना है। बिहार राज्य किन देशांतरों के बीच अवस्थित है? अब यहाँ पे देशांतर की बात की गई है। तो जो बिहार राज्य है आपका, ये जो है ये 24 डिग्री, मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसे पूछ रहे बिहार राज्य किन देशांतरों के बीच स्थित है? ये स्थित है आपका 83 डिग्री पूर्व से 83 डिग्री ईस्ट से 88 डिग्री ईस्ट तक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर इसके ये देशांतर है, अगर इससे अक्षांशों की बात करें तो अक्षांश की बात करें तो ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के कहाँ तक है ये 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड तक पाया जाता, ये अवस्थित है। ये अक्षांश है और ये देशांतर में 83 से 88 डिग्री ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, किस जनगणना में भारत की जनसंख्या में वृद्धि ऋणात्मक हुई थी? तो अगर वृद्धि ऋणात्मक की बात करें, ये हुई थी 1921 में। 1921 में जो जनगणना वर्ष था उसमें भारत की वृद्धि ऋणात्मक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, भारत के किस बंदरगाह द्वारा सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? तो सबसे अधिक लौह अयस्क का निर्यात करने वाला जो बंदरगाह है वो आपका विशाखापत्तनम और मुर्मुगांव, ये दो जो बंदरगाह है यहाँ से सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करें तो वो है वेनेजुएला। वेनेजुएला में सबसे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है। नेक्स्ट है 112, भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संदर्भ में कौन से कथन सही है? प्राकृतिक वनस्पति, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सघन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो इसमें बताना है, ये हो जाएगा आपका, इसमें पूछ रहे कौन सा सही है, ये आपको बताना है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सघन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, ये हो जाएगा गलत। औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसूनी वन पाए जाते हैं, ये भी गलत। निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, ये इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसूनी वन पाए जाते हैं, ये सही है। औसत वर्षा वाले जहाँ क्षेत्र होते हैं वहां पर मानसूनी वन भी पाए जाते हैं, इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देश और राजधानी में कौन सा युग्म गलत है, ये बताना है। चेकोस्लोवाकिया की राजधानी क्या होगी, ये बताना है। चेकोस्लोवाकिया की जो राजधानी है वो हो जाएगी प्राग, ये एकदम सही। डेनमार्क कोपेनहेगन सही है। इथियोपिया की जो राजधानी है ये हुआ नहीं होती, इथियोपिया की राजधानी होती है आदिस अबाबा, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यही इथियोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन
14 कैस्पियन सागर या झील अवस्थित है। तो कैस्पियन सागर झील जो है आपकी ये अवस्थित है कुछ यूरोप में और कुछ एशिया में। जो कुछ यूरोप और एशिया में ये झील अवस्थित है, कैस्पियन सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 115 नंबर। भूमध्य सागरीय समुद्री जलवायु की विशेषता क्या है? भूमध्य सागरीय जो समुद्री जलवायु है उसकी क्या विशेषता है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु की जो विशेषता है शुष्क शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र सर्दियां। शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र सर्दियां यहाँ की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट है 116 नंबर क्वेश्चन। दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत जो है वो 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र तल पर 117 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब ना होता है। तो समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब जो है आपका होता है ये 1013.25 मिलीबार 1013.25 मिलीबार होता है वायुमंडलीय दाब। नेक्स्ट है बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर आकर मिलती हैं? तो उत्तर की ओर जो आकर मिलती हैं उनमें से कौन कौन सी नदियां हैं? घाघरा, कोसी, पुनपुन। इसमें बताना है आपको कौन सी नदियां हैं ये। घाघरा, कोसी, पुनपुन ये नहीं है। कोसी, महानंदा, कर्मना से ये भी नहीं है। उत्तर की ओर जो आकर मिलती है गंडक, कमला और बागमती, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से गंगा, इसी को गंडक बोलते हैं, गंडक, बूढ़ी गंडक, सरयू अर्थात घाघरा, कमला, कोसी, महानंदा ये सभी जो है उत्तर की ओर आकर मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 में निम्नलिखित में से किसे भारत के पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है? पिट्सबर्ग की बात करें तो जो ये है पिट्सबर्ग है, इसको हम जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और वर्ष 1907 में क्या हुआ था? 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा टिस्को 1907 ईस्वी में टिस्को नामक जो कंपनी है इसकी स्थापना की गई थी जमशेदजी टाटा के द्वारा। और ये भारत की पहली निजी स्टील कंपनी थी। टिस्को कैसी कंपनी है? ये एक स्टील कंपनी है और एक ये भारत की पहली निजी स्टील कंपनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120। उत्तरी गोलार्ध में फेरेल के नियम के कारण पवनें विक्षेपित होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में फेरेल के जो नियम है उसके कारण पवनें विक्षेपित होती हैं। किस ओर होती हैं? तो ये होती हैं इसके दाईं ओर हो जाती हैं। और इसका रीजन क्या है? तो इसका एक ही रीजन है, कोरियालिस बल। कोरियालिस बल के कारण ये पवनें क्या हो जाती हैं? विक्षेपित हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रकारों की आय पर विचार कीजिए। व्यक्ति आय, निजी आय, प्रयोज्य आय और राष्ट्रीय आय। अवरोही क्रम में उनके परिणाम का सही अनुक्रम कौन सा है? अवरोही क्रम में इनको सजाना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय पहले नंबर पे कौन सी आएगी? राष्ट्रीय आय सबसे अवरोही में बताना है। तो सबसे अवरोही क्रम की बात करें तो सबसे लास्ट में जो है आती है ये हो जाएगी राष्ट्रीय आय, इसलिए पहले नंबर पे रखेंगे। इसके बाद आएगी आपकी निजी आय, फिर आएगी आपकी व्यक्तिगत आय और लास्ट में प्रयोज्य आय। 4213 यही पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122। निम्नलिखित में से क्या केंद्र सरकार के राजस्व व्यय का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक है? केंद्र सरकार के राजस्व व्यय का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक कौन सा है ये आपको बताना है। तो इनमें जो है ये हो जाएगा आपका ये ब्याज भुगतान। जो ब्याज भुगतान है ये केंद्र सरकार के राजस्व व्यय का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक होता है। नेक्स्ट है आपका 123। बिहार के उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है। जो ये इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट IID, ये जो है IID इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है इसी के द्वारा जो है इसको बिहार के
निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारणतः किस देश की अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय जनसंख्या के उस परिणाम से होता है जहां पर क्या होता है, जहां प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन प्राप्त होता है। ये उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 सूची 2, यहाँ पे बाघ आरक्षित क्षेत्र दिए हैं, एक साइड राज्य दिए हुए हैं। तो इंद्रावती की बात करें तो यह है आपका इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। A4 पेरियार आपका केरल में है और बांदीपुर आपका कर्नाटक में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है। तो A4B3 इसका सही आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे सही उत्तर का आपको चयन करना है। कथन है, हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी नदियां हैं। तो हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं वो 12मासी नदियां हैं। तो इसका जो तर्क है, हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, इसलिए इसका कारण भी सही है और इसका तर्क भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है और इसकी RA की पुष्टि भी करता है। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। उद्योग और अवस्थिति, कौन सा उद्योग कहाँ अवस्थित है ये बताना है। रेलवे उपकरण की बात करें तो ये है आपका रेलवे उपकरण की बात करें तो ये है कोची रेलवे उपकरण में जो है ये हो जाएगा। रेलवे उपकरण भिलाई में है। इसके बाद मोटर वाहन की बात करें तो मोटर वाहन आपका है जबलपुर। पोत निर्माण की बात करें तो ये है आपका कोच्चि में। और साइकिल निर्माण की बात करें तो ये है लुधियाना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा A3 B4 C1 D2। नेक्स्ट है आपका परितंत्र के बारे में निम्नलिखित में से, यहाँ पे से है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। परितंत्र में जीवित प्राणी और भौतिक तथा रासायनिक कारण शामिल है। परितंत्र में जैविक और अजैविक घटकों के बीच अंतःक्रिया होती है। इसमें कौन सा सही नहीं है तो ये बताना है। तो जो परितंत्र होता है इसमें परितंत्र में जैविक और अजैविक घटकों के बीच अंतःक्रिया होती है, ये सही है और ये भी इसका पॉइंट सही है। जलमंडल को परितंत्र में शामिल नहीं किया जाता, ये गलत है। जलमंडल है, जितने भी मंडल हो, जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, ये सभी को परितंत्र में शामिल किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यही थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नए सिरे से विकसित करने का समय देना सतत विकास कहलाता है। इसमें जो है इसमें क्या बताना है आपको, अच्छा इसके ऑप्शन बताना है कौन से सही हैं। जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नए सिरे से विकसित करने का समय देना सतत विकास कहलाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सतत विकास मतलब आप किसी भी छोटी चीज से शुरू हो और लगातार उसमें प्रयोग करते जाएं और उसको लगातार उसमें नया मतलब नए नए तरीके से उसको डेवलप करते जाएं, यही होता है सतत विकास, इसलिए गलत है। भविष्य के लिए संसाधनों का संरक्षण करना संसाधन संरक्षण कहलाता है, ऐसा कुछ भी नहीं। भविष्य के लिए संसाधनों का संरक्षण करेंगे तो फिर विकसित ही नहीं हो पाएंगे, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इनमें से कौन सा सही है तो ये इसमें ना तो एक ना ही दो, ये दोनों सही नहीं है। नेक्स्ट है आपका गेहूं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। गेहूं के लिए 100 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो इसका जो पूछना है कौन सा सही नहीं है ये बताना है आपका। तो जो है इसमें कौन सा सही नहीं है तो ये आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये तो सही है। 100 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होगी तो गेहूं आराम से अच्छे से होगा। गेहूं रबी की फसल है, इसके पकने के समय ठंडे होते हैं मौसम और तेज धूप की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। अभी इस टाइम पे गेहूं बोने का ही समय है और ये क्या है रबी की फसल होती है। भारत में गेहूं उत्पादन के 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, ऐसा नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्याय
प्रणाली, सॉरी, न्याय प्रणाली या अवधारणा का सार कहाँ से लिया गया है? स्वतंत्र न्याय प्रणाली की बात करें तो भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्याय प्रणाली की जो अवधारणा है उसको अमेरिका से लिया गया है। और जो अमेरिका से और क्या क्या लिया गया है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यूएसए। और यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी अमेरिका के संविधान से है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, ये भी अमेरिका के संविधान से है। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, ये भी अमेरिका के संविधान से है। और आप बात करें तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ जुडिशियरी। और यहाँ पे संविधान की जो प्रस्तावना है, और यूएसए से क्या लिया गया है, तो संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, इसको भी यूएसए से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है इसका स्वरूप कैसा है? यह है गणतंत्रात्मक, अर्थात गणतंत्रीय, संघीय और संसदीय। ये प्रणाली भारत में भी, मतलब भारत में यही गणतंत्रीय, संघीय और संसदीय प्रणाली लागू है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, ये बताना है आपको। तो संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार, ये कैसा अधिकार है? केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। ये केवल नागरिकों के लिए है, जो एक सुनिश्चित स्वतंत्रता अधिकार है। और ये किसकी श्रेणी में आता है? तो ये फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है आपका 134। इसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम रहता है, ये आपको बताना है। पुलिस व्यवस्था शांति और व्यवस्था कायम करता है, तो किसकी देखरेख पे? तो ये होता है जो आपके जिलाधीश, जिलाधीश जो है वो होते हैं। जिलाधीश की देख रेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम की जाती है, और जिले में कानून व्यवस्था नियंत्रण पूर्णतः जिलाधीश के पास होता है। पुलिस बल कानून व्यवस्था एवं शांति स्थापना में उसकी मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135। मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? मौलिक अधिकारों के संबंधित ये होती है केवल सर्वोच्च न्यायालय। इसमें जो है इसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के द्वारा जारी की जाती है। उच्च न्यायालय की बात करें तो ये होती है आर्टिकल 226 के तहत, और ये आर्टिकल 32 के तहत इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य लेखा अधिकारी किसके आय व्यय की जांच नहीं करते हैं? मुख्य लेखा अधिकारी की बात करें, ये किसके आय व्यय की जांच नहीं करते हैं? ये जो है नगर निगम की आय व्यय की जांच नहीं करते हैं, मुख्य जो आय लेखा अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले में पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा संविधान जो संशोधन है ये बताना है आपको। तो इसमें कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? ये है आपको 44वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके द्वारा ही राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो पुनः जो है विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेज सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 138। भारत के संविधान के उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत के संविधान की उद्देशिका की बात की गई है। यहाँ पे जो उद्देशिका स्वयं न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, इसमें कौन सा सही है ये बताना है। तो ये प्रवर्तनीय है, मतलब उद्देशिका जो है न्यायालय में प्रवर्तनीय है, इस पर ये गलत हो जाएगा। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, ये कोई बात नहीं है, ये गलत है। और उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, एकदम सही, ये एकदम सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
देश का उस स्रोत को इंगित करते हैं जहां से संविधान अपना प्राधिकार उत्पन्न करते हैं, ये भी सही है। और सॉरी, यहाँ पे जो उद्देश्य का है ना, उद्देश्य का न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, जो उद्देश्य का है उसको न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, मतलब न्यायालय में उसको कोर्ट के द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता, वो मूल ढांचे के अंतर्गत आता है, इसलिए ये भी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर चुनना है, वो केवल ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका भाषण की स्वतंत्रता। भाषण देना, भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है, मतलब किस प्रकार के शासन के लिए आपको भाषण की आवश्यकता है। तो जो भाषण की स्वतंत्रता की बात करें तो यह है लोकतंत्र। लोकतंत्र में आपको भाषण की स्वतंत्रता पूर्ण रूप से होती है। भाषण, भाषण की बात करें तो भाषण अर्थात वाक, वाक अर्थात वो, भाषण की बात करें तो वाक अर्थात बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक था। इसमें कल्याणकारी राज्य का समर्थक कौन था, तो इसमें कल्याणकारी राज्य के समर्थक जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री, ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे भारत के। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू कल्याणकारी राज्य के समर्थक थे और इनका झुकाव था समाजवाद की ओर, किंतु मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ उन्होंने समाजवाद अपनाने का आग्रह किया। जहां तक क्या था, कल्याणकारी था, और तो वहां तक उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 141, निम्नलिखित में से किस संबंध में केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के जो उपराज्यपाल हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, किस संबंध में ये बताना है। तो ये आपके कानून और व्यवस्था, कानून और व्यवस्था के संबंध में जो है स्वतंत्र रूप से फ्री वर्क करते हैं ये। नेक्स्ट आपका 142, भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुसार जो है एक वर्ष में कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है। कौन सी दल पद्धति जो है, दल पद्धति लोकतंत्र के लिए स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है, ये बताना है। तो इसमें आपका जो है द्विदलीय पद्धति सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट है, नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय कौन सा है। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय कौन सा है, नागरिकता, पंचायती राज, राज्य, उपयुक्त में से एक से अधिक। नागरिकता, जो नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है वो राज्य है और नागरिकता भी है। सॉरी, नागरिकता नहीं है, राज्य और नागरिक। यहाँ पे राज्य एंड नागरिक होना चाहिए, नागरिकता नहीं होगी। हम किसी नागरिकता का अध्ययन नहीं करते, हम नागरिक का अध्ययन करते हैं। हम यहाँ पे गलत लिखिए, यहाँ पे नागरिक का अध्ययन करते हैं, तो राज्य और नागरिक होना चाहिए। यहाँ पे राज्य बसा, इसलिए इसका राइट आंसर राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 145, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तरीय बनने का सुझाव था। 2 स्तरीय बनने का सुझाव क्या था, वो था आपका अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति के द्वारा ही 2 स्तरीय राज व्यवस्था को बनाने का सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता। ये विचार किसके हैं। ये विचार जो है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हैं। उन्होंने कहा था कि सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का सभी का आदर करेंगे, पर कोई भी न्यायाधीश अथवा कोई भी कोर्ट अपने आप को व्यवस्थापिका का थर्ड सदन नहीं बना सकता है। ये उनके विचार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लगा सकते हो। तो जो इस भारत के संविधान है उसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था आपका मंत्रिमंडल मिशन। मंत्रिमंडल मिशन के द्वारा, यह इसी को क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल मिशन, और इसी को क्या कहेंगे, कैबिनेट। बहुत जगह जो है कैबिनेट ना लिख करके मंत्रिमंडल आ जाता है, ये बहुत न्यू शब्द हो गया है। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत
जो है भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये कब कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को इसका मतलब भारत आया था कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकतंत्र, इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र के बारे में विचार करना है, तो इसमें जो है लोकतंत्र के बारे में गठन होता है, तो ये तो एकदम जो है सही हो जाएगा। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफी होती है। सत्तासीन जो लोग होते हैं उनके हारने की संभावना काफी होती है, ये भी सही है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। इसमें बताना है उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं, ये बताना है आपको। तो जो इसका राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी दोनों। और यहाँ पे प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, बट जब राष्ट्रपति, यहाँ पे एक चीज आपको कंफर्म कर दें, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वहां पे प्रत्येक वोट जो होता है ना, तो प्रत्येक राज्यों में वोट जो है अलग अलग हो जाते हैं। प्रत्येक राज्यों के वोटों का मूल्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में अलग अलग हो जाता है, ये आपको एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी सभी सही है। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत है, जो राज्य की उत्पत्ति है उसका सबसे सही सिद्धांत कौन सा है? शक्ति सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 150 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इस सब सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 नवंबर 1949 को उसी दिन हुई थी जिस दिन भारत गणतंत्र बना था, ये आपको बताना है। तो इसमें से कथनों पर विचार करना है, तो जो ये इसका गलत हो जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। ये इसका गलत हो गया। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 से 1949 की तरह यह पहले संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेप में स्थित था, तो ये जो है एकदम सही है इसका ऑप्शन। यह 1958 में नई दिल्ली के मथुरा रोड पर स्थित अपने वर्तमान भवन में स्थानांतरित हो गया। ये 1958 में जो है 1958 में नई दिल्ली में जो मथुरा रोड पर स्थित था उसी में स्थानांतरित हो गया, ये भी एकदम सही है। इनमें से कौन सा संयोजन सही है? तो वो है बी और सी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी और सी। दोस्तों आज के प्रश्न यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए। हमने आपके लिए इतनी ज्यादा मेहनत की, इसको एक्चुअली इसकी पीडीएफ पहले बनाने में बहुत टाइम लगता है, पीडीएफ बनाने में, और फिर इसको रिकॉर्ड करो आप लोगों के लिए। इसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद फिर उसे अपलोड करो, अपलोड में भी कम से कम अपलोड करो। फिर इसके बाद क्या होता है, तो इसी में से कम 2 से 3 घंटे इसी में लग जाते हैं आपके एक एक वीडियो बनाने में। तो आप हमारी मेहनत को बेकार मत जाने दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स में, ताकि सभी का इसमें उद्धार हो सके। और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये एग्जाम तक, आपके एग्जाम में सबसे बेहतरीन साबित होगा ये प्रैक्टिस सेट, ये मेरा वादा है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है किरण की जो बुक होती है ना काफी ऑथेंटिक मानी जाती है, बिहार पब्लिकेशन, ये वहीं का बिहार का है। और पिछली बार की तुलना में इस बार जो है बीपीएससी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है उसी पैटर्न पर जो है इस बार किरण ने अपना प्रैक्टिस सेट निकाला हुआ है। ये मूलतः जो है एनसीईआरटी और वहाँ के एससीईआरटी पैटर्न है, उसी के आधार पर ये सारे क्वेश्चन ट्रेन किए गए हैं, मतलब इसमें रखे गए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगेन लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।